तो यहाँ पर कल आपका कक्षा 12वीं का फसल उत्पादन का पेपर होने वाला है और यहाँ पर मैंने आपको फसल उत्पादन के पेपर के 2026 के पेपर की कंप्लीट तैयारी करवा दी है। आपको यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया है, 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन है वो पढ़ा दिए। प्रीवियस ईयर के जो 2020, यहाँ पर आपका 2020 हो गया, 2022 हो गया, 23, 24, 25, यहाँ पर जितने भी पेपर यहाँ पर प्रीवियस ईयर हल कराना चाहिए उतने सभी के सभी यहाँ पर हल करा चुका हूँ। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने आपको फसल उत्पादन के पेपर की पूरी तैयारी करवा दी है। अब ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने यहाँ पर हम बात करने वाले पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर फसल उत्पादन के जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी यहाँ पर जितना भी सभी वो एक साथ यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है जिसके माध्यम से आपके फसल उत्पादन के कल पेपर का जो पूरा है वो रिवीजन हो जाएगा। आप इसे महा मैराथन कह सकते हो, लास्ट वीडियो कह सकते हो, बूस्टर डोज कह सकते हो, जो भी आपको कहना है वो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपके पेपर की तैयारी यहाँ पर हो गई, वो यहाँ हुई या नहीं हुई, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। तो एक फाइनल रिवीजन वीडियो है जिसमें आपको यहाँ पर फसल उत्पादन के कंप्लीट पेपर की मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मोबाइल को जो है वो एक साइड रख दीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपके पास एयरफोन है तो एयरफोन लगा लीजिए, कॉफी है तो कॉफी नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाथ में मत रखिएगा, मोबाइल को दूर रखो टेबल पर, एयरफोन लगाओ और अच्छे से यहाँ पर अभी पिछले मतलब अभी यहाँ पर जो है वो अभी 1.5 घंटे के लिए अच्छे से यहाँ पर अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है, लास्ट वीडियो है, अच्छे से याद करो। आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 1 क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, सही विकल्प चुनकर लिखे। इसमें क्या पूछा है, पहला निम्न में कौन सा गुरु मतलब यहाँ पर उसने पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा गुरु पोषक तत्व नहीं है, गुरु पोषक तत्व नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जो गुरु पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है या ये बोरान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। जो निम्न कौन सा गुरु पोषक तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कौन सा पदार्थ खाद है। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ खाद है, डीएपी या FYM, ग्रोमर, सिंगल, सुपर फास्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, FYM। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, FYM। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राथमिक पोषक तत्व कहलाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राथमिक पोषक तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर कहलाता पी। पी का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर ये पी किस तत्व का प्रतीक है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके मुझे आप सभी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का हो गया, ये जिंक का होगा, कार्बन का होगा और ये पी किसका यहाँ पर है। आप यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर फटाफट कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत रहता है। आपको बताना है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन का है वो प्रतिशत कितना रहता है, 43%, 45%, 46% या 47%। तो यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो है 46%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम क्या है। तो गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसके मामा का नाम है फेलेरिस माइनर। याद रखना, गेहूं के जो मामा का वानस्पतिक नाम क्या है, फेलेरिस माइनर। ठीक है। उसके बाद पायरेला सबसे अधिक हानिकारक है। तो पायरेला किसका मतलब यहाँ पर बताना है कि पायरेला सबसे अधिक हानिकारक है। तो ये किसकी फसल के लिए, मूंगफली की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, मटर की फसल के लिए या आम की फसल के लिए। तो पायरेला जो है सबसे अधिक हानिकारक है गन्ने की फसल के लिए। ठीक है। तो याद रखना कि गन्ने में लगने वाला एक रोग बताए तो पायरेला, ये भी आप याद रख सकते हो। इस प्रकार भी पूछ सकता है। ठीक है, जरूरी कि ये मतलब सेम क्वेश्चन आपको पूछा है, वो घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर आप देख नोट कर लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्या पूछा है, मशरूम के बीज को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मशरूम के बीज को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम के बीज को क्या कहते हैं, तो मशरूम के बीज को कहते हैं स्पोन। क्या कहते हैं, स्पोन। क्या कहते हैं, स्पोन। क्या कहते हैं, स्पोन। ठीक है। याद रखना कि यहाँ पर मशरूम के बीज को क्या कहते हैं, स्पोन। याद रखना, यहाँ पर आगे मैं सब बता दूंगा। ठीक है। मशरूम के बीज को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर स्पोन कहते हैं। सफेद, दूसरा क्या, सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्या है। तो यहाँ पर नोट करो, मैं मिटाना दूंगा, पढ़ना मिटाना पड़ेगा ये। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफाइटस। क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइटस। क्लोरोफाइटस। उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको अब क्या करना पड़ेगा यार, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी रुक जाओ, डबल से लिखने दो। पहले का आंसर हो गया, अब यहाँ पर नोट कर लेना कि, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा
सफ़ेद मूसली का नाम है ये, सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटस बोरी क्या हो जाएगा, विलियनम, क्या हो जाएगा, विलियानम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है किसका नाम, क्लोरोफाइटस बोरी विलियनम, किसका नाम है ये, सफ़ेद मूसली का। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद क्या है, सफ़ेद बटन खालिस्तान की एक किस्म है। तो सफ़ेद बटन आपको पढ़ाया है मैंने, ये किसकी है, मशरूम की, किसकी है, मशरूम की, किसकी, मशरूम। ठीक है, याद रखना, मशरूम। ठीक है, फिर क्या है, सिम्बोपोगन फोलेक्सु ओस खालिस्तान का वानस्पतिक नाम है। तो ये किसका हो जाएगा, ये लेमन, किसका हो जाएगा, लेमन घास, क्या हो जाएगा, लेमन घास, क्या हो जाएगा, लेमन घास। ठीक है, उसके बाद रतनजोत जो कि जेट्रोपा खालिस्तान कुल का पौधा है। तो ये किसका हो जाएगा, यूफे, क्या हो जाएगा, यू फोर BSc, क्या हो जाएगा, यू फोर BSc, क्या हो जाएगा, जो कि आप U4BSc। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, कुशल। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कुशल खालिस्तान फसल की एक किस्म है। तो यहाँ पर कोई बच्चा इसका आंसर धान बताएगा, क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा इसका आंसर धान है। ठीक है, कोई बोलेगा इसका आंसर गेहूँ है। ठीक है, कोई बोलेगा गेहूं है, कोई बोलेगा इसकी गन्ना भी इसका सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर आप क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा कि कुशल फसल की किस्म क्या है। ठीक है, किस मतलब किस पौधे की फसल है, तो किस फसल की किस्में आप यहाँ पर बता सकते हो, धान, गेहूँ, गन्ने, वैसे ये तीनों सही है इसका। ठीक है, उसके बाद तीसरा सत्य असत्य लिखिए। क्या है, तीसरा असत्य सत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला क्या पूछा है, अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का पौधा है। जी हाँ, बात सही है, जो अश्वगंधा है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का पौधा है। दूसरा अमलापुरम हल्दी की किस्म नहीं है। जी नहीं, ये असत्य है। अमलापुरा जो अमलापुरम है वो हल्दी की एक किस्म है, इसने बोला नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या गंटर चेन की लंबाई 66 फीट होती है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताया कि गंटर चेन की जो लंबाई 66 फीट होती है, सही, सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। उसके बाद चौथा, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, सही है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। जेम एक पारदर्शी पदार्थ है, नहीं, यह सत्य हो जाएगा। जेम एक पारदर्शी पदार्थ नहीं है। ठीक है, जेम एक पारदर्शी पदार्थ नहीं है। दुब घास का कुल मतलब दुब घास का कुल ग्रेमनी है, तो ये भी आज सत्य है। ठीक है, समझ गए, तो ये सत्य है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करो। प्रश्नों क्रमांक 4, क्या है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। क्या है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जिसमें पहला क्या, अंगूर। तो यहाँ पर अंगूर का आपको यहाँ पर मिलान करना चाहिए, किससे, ब्यूटी बेदाना से। अंगूर का मिलान करना है आपको ब्यूटी बेदाना से। पपीता का मिलान पपेन से। ठीक है, आम का मिलान किससे करोगे, आम का मिलान C/N से। ठीक है, और यूफेबेरियोसी अभी मैंने आपको बताया, इसका आंवला। ठीक है, और उसके बाद अमरूद हो जाएगा मृगवार। ठीक है, नोट करो, नोट कर लिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ पर ये है ना, इनका सभी का मैं आंसर आगे आपको बताने वाला। जब मैं आपको यहाँ पर मैं अभी टॉपर की कॉपी बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का रोग कारक क्या है। तो यहाँ पर पूछा है कि नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का रोगजनक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु। 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 साइट्रिन नामक रोग का नाम क्या है, तो इसका रोग क्या है, मतलब इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जेंथोमोनस साइट्री नामक जीवाणु होता है। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी रुकिए 2 मिनट, इसका सबका मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी इनको क्वेश्चन को मैं टॉपर की कॉपी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टॉपर की कॉपी है, यहाँ पर सभी को क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो अथवा वाले क्वेश्चन है वो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, आप परीक्षा अध्ययन से याद कर सकते हो। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन तो कुछ मतलब ऐसा तो ही नहीं कि बच्चे दोनों का आंसर लिखेगा, एक का आंसर मिल जाएगा, बाकी एक का जो आंसर है वो आपको कहाँ से याद करना है, आपकी बुक से याद करना है या तो हमारे नोट से याद करो। प्रश्न में 1 का उत्तर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सही विकल्प है यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखने, तो आपको भी आपकी एग्जाम में कुछ इस प्रकार लिखकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल गया होगा। जैसे कि पहले का उत्तर था, ये दूसरे का आंसर था जो कि मैं आपको खालिस्तान बता रहा था। तो ये वाला तो गलत है, जिसमें मैंने कहा था कि कुशल जो कि, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सत्यासत्य वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, जो हमारा प्रश्न नंबर 5 बच गया था, जिसमें पूछा था कि नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का रोग कारक क्या है, जेंथोमोनस साइट्री नामक जीवाणु। और क्या है, उसके बाद क्या पूछा था इसमें, गामा बीचेसी का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोरिन है, इसे लिंडेन भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर जैसे कि अरहर का बंदिता रोग कवक के, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गन्ने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत, क्या हो जाएगा, भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मोसा पेराडेसिएका का वानस्पतिक नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन से फल का नाम जो है वानस्पतिक नाम मोसा पेराडेसिएका का वानस्पतिक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केला, ठीक है। तो यहाँ पर जो केले का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, मोसा पेराडेसिका वानस्पतिक नाम। तो आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि यहाँ पर केले का वानस्पतिक नाम क्या है। आप यहाँ पर अभी को याद रखना कि केले का जो वानस्पतिक नाम है वो मोसा पेराडेसिका का, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर अंगूर का, पपीता का और आम का जो वानस्पतिक नाम है सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए। यहाँ पर आपको अंगूर का, पपीता का और आम का यहाँ पर सभी का जो वानस्पतिक नाम है वो फटाफट आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर पूछा है सफ़ेद मूसली का कुल है, तो सफ़ेद मूसली का कुल क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सफ़ेद मूसली का जो कुल है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा, लिली एसी। जो सफ़ेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है लिली एसी। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या, सब्जियों की डिब्बाबंदी में फार्मिंग संबंधी है। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी में फार्मिंग संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2%, क्या हो जाएगा, 2% होगा, लेकिन कौन सा, 2% चूने का घोल, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, सब्जियों की डिब्बाबंदी में जो फार्मिंग है वो 2% चूने का घोल से संबंधित है। उसके बाद तीसरा मतलब चौथा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कैसे याद, कर्नाटक, ठीक है। तो याद रखना केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान का है कर्नाटक। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसे नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर पांचवा है जल निकास प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो जल निकास प्रणाली से संबंधित है, तो यहाँ पर जल निकास प्रणाली से संबंधित कौन है, गिरिडोरन, टाइल्स, पोल या मोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडोरन, ठीक है। जल निकास प्रणाली से, जल निकास प्रणाली क्या होता है, जल निकास के यहाँ पर परिभाषा मुझे कमेंट करके बताओ, आपको मैं पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद क्या है, लोन के लिए उत्तम घास है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोन के लिए जो उत्तम घास है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोडोन डेक्टिलोन, ठीक है, डेक्टिलोन, ठीक है। लोन के लिए उत्तम घास साइनोडोन डेक्टिलोन, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। अब हम खालिस्तान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो पहला क्या है, रेगिस्तान की, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला पूछा है खालिस्तान का प्रक्षेप का ढाल नापने के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डंपी लेवल, क्या हो जाएगा, डंपी लेवल। खालिस्तान प्रक्षेप का ढाल नापने के लिए उपयोगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डंपी लेवल। और दूसरा क्या है, डीएपी में नाइट्रोजन की खालिस्तान प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 या 21%। कितनी, 18 या 21% किसमें होती है, यहाँ पर जो डीएपी होती है उसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी, 18 या 21%। तीसरा, सत्यानाशी खालिस्तान कुल से संबंधित है। सत्यानाशी एक खरपतवार है जो कि किससे संबंधित है, पापा वेरेसी, पापा वेरेसी से कुल से संबंधित है। उसके बाद क्या है चौथा, श्वेत बटन की खालिस्तान एक किस्म है। श्वेत बटन किसकी किस्म है, तो एक मशरूम की किस्म है, किसकी, मशरूम की किस्म है। श्वेत बटन जो है वो मशरूम की एक किस्म है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सिम्बोपोगान फ्लेक्सुओसस खालिस्तान का वानस्पतिक नाम है। तो आपको पूछ सकता है कि ये किसका है, तो ये किसका है, लेमन घास का, किसका है, लेमन घास का वानस्पतिक नाम। तो आपको ये भी याद रखना है कि लेमन घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सिम्बू फ्लेक्सुओसस, ठीक है, फ्लेक्सुओसस, ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्या है, खालिस्तान कमेटी ने, क्या है, खालिस्तान कमेटी ने किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सुझाव दिए। तो कौन सी समिति ने, गाडगिल ने, किसने, गाडगिल जो कमेटी है उसने किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सुझाव दिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए, तो जिसमें पहले पूछा है अश्वगंधा मालवेसी कुल से संबंधित है, तो ये असत्य हो जाएगा। आपको बताना है कि अश्वगंधा मालवेसी कुल से संबंधित तो नहीं है, तो ये तो असत्य हो गया। अब बताइए कि अश्वगंधा कौन से कुल से संबंधित है। आप इसका नहीं कि डायरेक्ट आंसर याद कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि अश्वगंधा कौन से कुल से संबंधित है। आपको मैंने पढ़ाया है, आप यहाँ पर फटाफट कमेंट करके मुझे बताएंगे। उसके बाद दूसरा सहकारी समितियाँ गैर संस्थागत साधन है, तो ये भी असत्य बात है। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि सहकारी समितियाँ कौन सी है, गैर संस्थागत तो नहीं है, तो कौन सी होगी, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद यहाँ पर गंटर्स चेन की लंबाई 100 फीट होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। कब मैंने आपको पढ़ाया था, 2025 के पेपर में आपको ये पढ़ा चुका हूँ। बताइए गंटर्स चेन की लंबाई कितनी फीट होती है, आपको 2025 के पेपर का जो सॉल्यूशन करवा रहा था उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद एक हेक्टेयर जो होता है बराबर होता है 2.47 एकड़ होता है, तो ये बात तो सत्य है। जी हाँ, ये तो सत्य है कि जो एक हेक्टेयर होता है वो 4.7 के एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, पांचवा क्या है, जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है, तो ये बात भी सत्य है, जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है। उसके बाद क्या, एगेरिकस बायोस्फोरस एक फफूंद है, तो ये बात भी सत्य है, जो एगेरिकस बायोस्फोरस है वो एक फफूंद है। ठीक है, पहले 3 असत्य, बाकी के 3 सत्य। आप सभी को बताना है कि अश्वगंधा कौन से संबंधित है, सहकारी समितियाँ किस प्रकार के साधन है, और गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, क्या पूछा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाना है, जिसमें आपको पहले का मिलान करना है। क्या है पहला, व्हाइट रस्ट, तो व्हाइट रस्ट जो है वो किसका है, व्हाइट रस्ट का मिलान करना है आपको। व्हाइट रस्ट जो है वो एक रस्ट रोग है, किसका, सरसों का, तो याद रखना व्हाइट रस्ट, व्हाइट रोड्स का जो मिलान करना है सरसों से। और रेड रोड का मिलान करना है आपको गन्ने से। ठीक है, रेड रोड का मिलान जो करना है वो गन्ने से। ठीक है, रेड रोड का मिलान गन्ने से। और मिलीबग किससे होता है, मिलीबग होता है आम से मिलान करना है। ठीक है, उसके बाद सांवा किसका मिलान होगा आपका, पहले से। क्या है, इकाइनो कोल्वा क्रस गेलाई। ठीक है, उसके बाद पांचवा गेहूं के मामा का मिलान करना। गेहूं का मामा कौन है, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे इसका मिलान करना आपको आइसो प्रोटो यूरन से। और गेहूं के मामा किसे कहा जाता है, फटाफट 2025 के पेपर में बता चुका हूँ। ठीक है, हो गया ये, अभी हो गया। ठीक है, मिला लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है, पपीता का उत्पत्ति स्थान लिखिए। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, वैसे मैं इसका आंसर बता दूंगा। पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, पपीता का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। लिखो अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका का उष्ण भाग, अमेरिका का कौन सा, उष्ण भाग, अमेरिका का जो उष्ण भाग है, कौन सा भाग, अमेरिका का उष्ण भाग। ठीक है, ये होगा पपीता का जो उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, ठीक, नोट करो। उसके बाद हल्दी का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, कर। ठीक है, उसके बाद कुमा, कर कुमा, क्या हो जाएगा, कर कुमा लोंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोंगा। ठीक है, ठीक है, लोंगा पढ़ो। ठीक है, हो गया, या तो इस पर भी लिख सकते, आगे लिख के बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि आप देख सकते हो, पपीता का वो क्या उत्पत्ति स्थान था ना। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हल्दी, क्या हल्दी का वानस्पतिक नाम। उसके बाद सहकारिता की परिभाषा लिखिए। तो सहकारिता की परिभाषा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर भी लिखा है। क्या, सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य, सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य जो स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर अपनी शक्ति, प्रसाधनों अथवा दोनों का उपयोग पारस्परिक प्रबंधन के अंतर्गत निजी लाभ या हानि के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, स्पोन की परिभाषा लिखिए। तो स्पोन क्या, मशरूम का वृद्धि कवक जाल युक्त सब स्प्रेड जो मशरूम की खेती में संरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्पोन कहलाता है। और क्या, विटीकल्चर से संबंधित फसलों के नाम लिखिए। तो विटीकल्चर आपको पता है अंगूर की है। ठीक है, किसकी, अंगूर की, किसकी, अंगूर की, विटीकल्चर अंगूर की। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा है जो कि आपको 2024 के पेपर में भी पूछा गया था। क्या है, आइसोप्रोटोयूरन, क्या आइसोप्रोटोयूरन रसायन इस खरपतवार के नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बताना है कि जो आइसोप्रोटोयूरन रसायन वो किस खरपतवार के नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं का मामा। यहाँ पर
आप सभी को बताना है कि गेहूं का मामा किसे कहा जाता है। फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि गेहूं का मामा किसे कहा जाता है। 2025 का जो पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था तो उसमें आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो गेहूं का मामा किसे कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी गेहूं का मामा हो जाएगा। तो जो आइसोप्रोटोयूरन रसायन है वो गेहूं के मामा का खरपतवार नियंत्रण करने से संबंधित है, ठीक है। तो गेहूं का मामा किसे कहा जाता है आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है गन्ना फसल के बीजों उपचार के लिए उपयोगी रसायन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गन्ना की जो फसल है उसके बीज उपचार के लिए कौन सी उपयोगी रसायन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग लोल। क्या हो जाएगा? एग लोल। आपको याद रखना है एग लोल, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? सीबी रीना रोट रोग संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो सीबी रीना रोट है वो खालिस्तान मतलब कौन से रोग से संबंधित है, तो किसके लिए संबंधित है? तो ये मशरूम, जो मशरूम होता है ना उससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? इन चार्जिंग प्राश्रम विधि संबंधित है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी परीक्षा दिन देखोगे तो मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है पता आपको क्या दिया गया, तो इसका जो आंसर है आपको इन चार्जिंग प्रशासन विधि का जो आंसर है ये दोनों बताया गया है। अमरूद से भी बताया गया है और किससे बताया है? आम से भी बताया है। क्या बताया? अमरूद भी बताया और आम से भी बताया है। तो इन चार्जिंग प्राश्रम विधि का संबंध किससे? अमरूद और आम दोनों से, ठीक है। जो इन दोनों में अगर आप अमरूद से भी करोगे आम से भी करोगे तो सही है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या पूछा है? वाईटीसी कुल का क्या पूछा है? वाईटीसी कुल का फल है। तो वाईटीसी कुल का जो फल है वो कौन है? वाईटीसी कुल। आपको मैंने जब वेटिकल्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वाईटीसी वेटिकल्चर का संबंध किससे 2024 के पेपर में पूछा गया था कि वेटिकल्चर का जो संबंध किससे है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? वाईटीसी कुल का फल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर। क्या हो जाएगा? वाईटीसी कुल का जो फल है वो अंगूर है और वेटिकल्चर का संबंध भी अंगूर से है, ठीक है। आम का जन्म स्थान है। तो आम का जन्म स्थान क्या है? तो आम का जन्म स्थान है अपना भारत। क्या? भारत, ठीक है। आम का जन्म स्थान भारत, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? दीमक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीमक का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी का ऐसा तो मैं लिख नहीं सकता, तो यहाँ पर एक एक लिखूंगा, आप उसे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो दीमक का जो वैज्ञानिक नाम है आप लिखने की कोशिश करो, आडो। क्या हो जाएगा? आडो आडोंटो टर्मिस। क्या हो जाएगा? आडो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखने दो मेरे को, लिख रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जाना। कि क्या हो जाएगा? आप समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओडोंटो टर्मिस। क्या हो जाएगा? ओडोंटो टर्मिस। उसके बाद आबे सस, ठीक है। क्या हो जाएगा? अबेसस। तो इसे नोट कर लो, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? दीमक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओडोंटो टर्मिस अबेसियस, ठीक है। इसे नोट कर लो, ठीक है। दूसरा खालिस्तान क्या है? चश्मा चढ़ाना खालिस्तान का अन्य नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दीमक का वैज्ञानिक नाम तो मैं बता चुका, ओडोंटो टर्मिस अबेसियस, जो कि लिख के भी बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर है चश्मा चढ़ाना खालिस्तान का अन्य नाम है। तो किसका अन्य नाम है? तो ये हो जाएगा कली। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं, चश्मा चढ़ाने को बोलते हैं कली कायन। क्या बोलते हैं इसको? कली कायन, ठीक, याद रखिएगा, कली कायन, ठीक है। जो चश्मा चढ़ाना है वो किसका अन्य नाम है? तो कली कायन। उसके बाद तीसरा है पूसा नन्ना खालिस्तान की उन्नत किस्म है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, पूसा नन्ना जो है वो किसकी? पपीता की। किसकी है? पपीता की, ठीक है, पपीता की है, ठीक है। किसकी है? पपीता का यहाँ पर जो है वो उन्नत किस्म है। उसके बाद यहाँ मल्लिका खालिस्तान का क्रॉस है। तो मल्लिका किसका क्रॉस है? तो मल्लिका जो है वो किसका क्रॉस है? बताइए फटाफट यहाँ पर कमेंट करके इसे नोट कर लो। तीसरे का आंसर बताता हूँ, सॉरी चौथे का। तो मल्लिका खालिस्तान की का क्रॉस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम। क्या हो जाएगा? नीलम। क्या हो जाएगा? नीलम एवं, ठीक है, नीलम एवं, क्या हो जाएगा? नीलम एवं नीलम एवं दशहरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नीलम एवं दशहरी, ठीक है, नोट करो, ठीक। उसके बाद क्या है? पांचवा डिहाइड्रेशन खालिस्तान से सुखाने की एक विधि है। डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या है? डिहाइड्रेशन खालिस्तान से सुखाने की एक विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन। क्या हो जाएगा? जो डिहाइड्रेशन है वो मशीन से सुखाने की एक विधि है, ठीक है, जो कि आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन खालिस्तान से सुखाने की विधि है तो मशीन से। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पिछले साल सत्य असत्य में पूछा गया था। पिछले साल मतलब 2024 के पेपर में पूछा गया था। गंटर्स चेन की लंबाई, ये हर साल 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में भी पूछा गया और 26
2024 में भी पूछेगा। तो गंटर्स चेन की लंबाई कितने फीट होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 66 फीट होती है। कितने फीट होती है, 66 फीट। कितने फीट होती है, 66 फीट होती है। गंटर्स चेन की जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। असत्य असत्य में पिछले 2025 के पेपर में पूछा गया, 24 के पेपर में पूछा गया था कि गंटर्स चेन की लंबाई 100 फीट होती है, सत्य है कि असत्य है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डबल मतलब 6 मतलब 66 फीट होती है। तो यहाँ पर जो 100 वाला तो असत्य हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पर चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। क्या है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, मिलीबाग। क्या है, मिलीबाग। तो मिलीबाग का मिलन आपको किससे करना है, तो मिलीबाग का जो मिलन करना है आपको किससे करना है, तो जो मिलीबाग होते हैं वो चिपचिपे ट्रेप होते हैं, इससे मिलन करना है। मूंगफली, मूंगफली का मिलन आपको किससे करना है, तो मूंगफली का आपको टिक्का से मिलन करना है। ठीक है, और मटर का मिलन किससे करना है आपको, तो मटर का मिलन आपको करना है पहले से, पाउडरी मिलीड्यू। उसके बाद मशरूम का मिलन, मशरूम का मिलन जो आपको करना है कंपोस्टिंग से। उसके बाद केले का जो आपको मिलन करना है वो किससे करना है, तो इसका मिलन करना है आपको म्यूजिसी से। ठीक है, रेमनसी नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसे आप यहाँ पर नोट कर लो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एक कर लिख करना पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा। उसमें क्या है, प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्या है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट करो। एगेरिकस बायोस्पोरस। क्या होता है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, एगे। ठीक है, एगेरिकस, एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस, एगेरिकस। उसके बाद बाई क्या हो जाएगा, बाई स्पोरस। क्या हो जाएगा, बाई स्पोरस। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, मशरूम का। ठीक है, तो मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, एगेरिकस बाई स्पोरस। ठीक है, नोट करो। उसके बाद दूसरा क्या है, बीज रहित आम की किस्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको बीज रहित आम की किस्म का नाम बताना है। तो वो कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी रत्ना। ठीक है, एक हो जाएगी रत्ना। ठीक है, और एवं हापूस। ठीक है, ये जो होती है वो बीज रहित आम की किस्म है। तो एक क्या है, एक तो रत्ना हो गया और एक हो गया हापूस। ठीक है, नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो सफेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा, आपको लिखना है क्लोरो। ठीक है, क्लोरोफाइटम, जो कि पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब पेपर में, वैसे तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम। उसके बाद बोरो सॉरी बोरी विलियनम। क्या हो जाएगा, विलियनम। ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, नोट करो। ठीक है, उसके बाद मेंथा का कुल लिखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मेंथा का कुल। तो मेंथा आपको पता होना चाहिए कि मेंथा किसके कौन से कुल का पौधा है, तो मेंथा जो है वो लेमिएसी का है। किसका, लेमिएसी। ठीक है, लेमिएसी। ठीक है, लेमिएसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीट्रल घटक के से संबंधित पौधे का नाम बताना। तो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है, आपको पढ़ा चुका हूँ, कितनी बार पढ़ाऊँ। ठीक है, लेमन घास। क्या हो जाएगा, लेमन घास। जो सीट्रल घटक है वो किससे संबंधित है, लेमन घास। ठीक है, नोट करो। सबका आंसर बता दिया। क्या है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम नोट करो, फटाफट लिखो, एगेरिकस बायोस्पोरस। उसके बाद दूसरा क्या था, बीज रहित आम की किस्म का नाम लिखिए, रत्ना एवं हापूस। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम लिखिए, क्लोरोफाइटम बोरी विलियनम। उसके बाद मेंथा का कुल क्या, लेमेंसी। उसके बाद यहाँ पर सीट्रल घटक से संबंधित पौधे का नाम लेमन घास। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। क्या है, असत्य सत्य लिखिए। सत्य अथवा असत्य लिखिए, जिसमें पहला पूछा है लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटावम है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कि असत्य, तो ये तो सत्य है। आपको पता है लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है, एलियम सटाइवम है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है। अश्वगंधा का कुल क्रोसीफेरी है। तो ये बात तो असत्य है, अश्वगंधा में पढ़ा चुका हूँ। अश्वगंधा कौन से कुल का पौधा है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके मुझे आप बताओगे, पढ़ा चुका हूँ ये। अश्वगंधा जो है वो कौन से कुल का पौधा है। ठीक है, उसके बाद रतन जोत का पौधा बायोडीजल से संबंधित है। तो बात तो ये सत्य है, रतन जोत का जो पौधा है वो बायोडीजल से संबंधित है। उसके बाद फल एवं सब्जियों को समय के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए मुख्य 5 विधियां है। तो कितनी 5 विधियां है क्या, नहीं 5 विधियां नहीं है, इससे ज़्यादा है कि कम है, फटाफट बताइए। इससे ज़्यादा है कि इससे कम है, फटाफट यहाँ पर मुझे बताइए कि फल एवं सब्जियों को समय के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए मुख्य 5 विधियां है कि ज़्यादा है कि कम है। तो ये बात तो 5 तो नहीं है, ये कंफर्म है। अब बताइए 5 से ज़्यादा है कि कम है, ये आपको बताना है। उसके बाद क्रॉस
क्रॉस स्टॉप भू सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है, तो ये बात भी असत्य हो जाएगी। क्रॉस स्टॉप जो है भू सर्वेक्षण से संबंधित है, इसने बोला नहीं है तो बात असत्य हो जाएगी। 1 एकड़ बराबर, अरे ये तो पूरी तरह से गलत है। 1 एकड़ 4060 वर्ग फीट है, नहीं, अभी भी आपको पढ़ा चुका हूँ, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए, तो यहाँ पर केवल 2 सत्य है, बाकी असत्य है। ठीक है, नोट कर लिया। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आपके पेपर में पूछ सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर आप सभी को जब मैं 2 अंक के जो क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा था, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरिया में जो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 46% होता है। कितना होता है, 46%। थोड़ा सा यहाँ पर वो इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी मेरी जो तबीयत वो ठीक नहीं है, लेकिन आपका पेपर अब यहाँ पर है तो आपको तैयारी तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का क्या, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन 46% होता है। दूसरा क्या पूछा, पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, 2,4-D का प्रयोग होता है। तो आपको बताना कि जो 2,4-D का जो उपयोग होता है वो किस में यूज करता है, तो आप सभी को पढ़ा है मैंने, ये खरपतवार में यूज करता है। और खरपतवार किसे कहते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए कि खरपतवार की जो परिभाषा है वो यहाँ पर फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2,4-D का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार। ठीक है, तो पहले का आंसर तो 46%, दूसरे का खरपतवार। उसके बाद तीसरा क्या पूछा है, पायरिला किस फसल का कीट है। तो पायरिला किस फसल का कीट है, तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि पायरिला जो है वो गन्ने की जो फसल होता है उसका एक कीट है। यहाँ पर एक और कीट, मैंने जब गन्ने की फसल के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर 2 रोग बताए थे, तो मतलब 2 कीट बताए थे। तो गन्ने के 2 कीट, एक तो पायरिला, याद रखना है, पूछ लेता है। ठीक है, एक पायरिला और एक आपको याद बताना, वो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, जो मशरूम ना खाने वाले होते उन्हें कहते हैं। तो जो मशरूम नहीं खाते उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मशरूम नहीं खाते उन्हें टोड स्टूल कहते हैं। क्या कहते हैं, टोड स्टूल। याद रखिएगा, जो मशरूम नहीं खाने वाले होते हैं उन्हें टोड स्टूल कहा जाता है। और राधे एक किस्म है, तो राधे किसकी किस्म है, तो राधे एक चने की किस्म है। तो जो चना की जो फसल होती है उसकी एक किस्म कौन सी है, राधे। इन सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दूसरा क्या है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है आपको, यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपको पूछा है डाईअमोनियम फास्फेट में खालिस्तान पोषक तत्व होते हैं। तो याद रखना है कि जो डाईअमोनियम फास्फेट होता है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो उसमें होता है नाइट्रोजन, और कौन सा होता है, नाइट्रोजन और फास्फेस, मतलब फास्फोरस। डाईअमोनियम फास्फेट में कौन कौन सा होता है, एक तो होता है नाइट्रोजन और एक होता है फास्फोरस पोषक तत्व होता है। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिटिल लीफ बीमारी का खालिस्तान रोग कारक है। तो लिटिल लीफ बीमारी का जो रोग कारक है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले का तो हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। जो क्या पूछा था कि डाईअमोनियम फास्फेट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन और कौन सा है, फास्फोरस। और दूसरा क्या पूछा था कि यहाँ पर जो है वो लिटिल लीफ बीमारी का जो रोग कारक होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। याद रखना कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो लिटिल लीफ बीमारी का रोग कारक होता है। ठीक है, तीसरा क्या, मुगल गार्डन खालिस्तान में स्थित है। तो आप सभी ने बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में सुना होगा। ठीक है, अकबर मतलब अभी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ना, 10th तक तो पढ़ी है ना, कि बाबर हो गया और फिर अकबर हो गया, तो ये सभी कौन थे, मुगल शासक थे। हुमायूं हो गया, ये सभी कौन से थे, मुगल शासक। और मुगल शासक कहाँ पर है, दिल्ली में। याद रखना, इन्होंने की जो मुगल गार्डन वो कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, याद हो जाएगा, तो मुगल गार्डन हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या, चौथा क्या, मशरूम में खालिस्तान प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो याद रखना है कि जो मशरूम होता है उसमें 30 से 38% जो होता है वो प्रोटीन होता है। जो मशरूम होता है उसमें 30 से 38% क्या होता है, प्रोटीन होता है। पांचवा क्या, गन्ने के टुकड़े खालिस्तान आंखों यानी कि गांठों वाले लगाए जाते हैं। तो कितने, 3, कितने गन्ने के टुकड़े, 3 आंखों वाले लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अंगूर का खालिस्तान कुल है। तो अंगूर का जो है वो कुल है वाइटिसी। और आप सभी को मैंने बताया था कि अंगूर का जो संबंध है वो वेटिकल्चर से, किससे, वेटिकल्चर से। और याद रखना कि अंगूर का जो कुल है कौन सा है, वाइटिसी कुल है। कौन सा, वाइटिसी कुल है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, सही जोड़ी मिलाकर मिलाइए एवं लिखिए। तो पहला क्या है, लेड ब्लाइट। तो आपको पेपर में से मिलान नहीं करना है, क्या आप इसका जैसे पहले का आंसर बी हो जाएगा, आलू की फसल, तो ऐसा नहीं करना। आपको पेपर में क्या करना है, आपको डायरेक्ट उसके सामने लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पेपर टॉपर की कॉपी तो आपको मैंने बताया था।
ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लेड ब्लाइट, तो इसका यहाँ पर मिलान करना है आपको किससे, आलू की फसल से। तो याद रखने का लेड ब्लाइट का जो मिलान करना है वो आलू की फसल। मशरूम, मशरूम एक शाकाहारी मीट है, मशरूम जो एक शाकाहारी मीट है, ठीक है। उसके बाद पूसा वेदाना, तो इसका मिलान आपको करना है अंगूर की किस्म से, तो ये अंगूर की एक किस्म है, ठीक है। ठीक, पूसा वेदाना अंगूर की एक किस्म है। सफेद मूसली, सफेद मूसली क्या है, सफेद मूसली जो होता है वो होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, और क्या होता है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियम, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। रॉक गार्डन, मुगल गार्डन दिल्ली में और रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, याद रखना रॉक, यो रॉक, ठीक है। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़, ठीक है, तो ये नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, क्या है, पहला डहलिया पिटूनिया, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला डहलिया पिटूनिया किस मौसम के फूल वाले पौधे हैं, तो ये सब शीत ऋतु, कौन सा, शीत ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है बताइए फटाफट। तो जब डहलिया पिटूनिया और जो है वो किस मौसम के फूल होते हैं वाले पौधे हैं, तो ये शीत ऋतु के। याद रखना, पूछेगा कि डहलिया पिटूनिया किस मौसम के फूल वाले पौधे, तो आपको याद होना चाहिए शीत। दूसरा क्या, मांस गलाने एवं ऊन सिकुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पपेन। जो पपेन होता है, पपेन की उपयोग मैंने आपको पढ़ाया है, पूछा जाता है पपेन के 2 उपयोग लिखिए, तो फटाफट एक तो यही हो गया, मांस गलाने एवं ऊन सड़ाने के सिकुड़ने के लिए, सॉरी सड़ने बोल रहा था, मांस गलाने एवं ऊन सिकुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये पपेन का यूज किया जाता है। तो याद रखने का, एक तो ये हो गया, एक और आप बताओगे। तीसरा क्या, इस बोगल कौन से मौसम की फसल है, तो ये एक रबी की है, ठीक है, एक रबी की, कौन सी है, रबी की। रबी की और कौन कौन सी फसल है फटाफट यहाँ पर कमेंट करो। उसके बाद सिट्रोला घास के किस भाग से तेल निकाला जाता है, ये सिट्रोला घास क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया है। सिट्रोला घास के किस भाग से तेल निकाला जाता है, पत्तियों एवं परोहरों से, किससे, पत्तियों एवं परोह से, ठीक है। फिर पांचवा क्या, फल तथा सब्जियों के समय के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए कितनी विधियां है, तो ये 2 अस्थायी एवं, क्या पूछा है, 2 स्थायी एवं स्थायी, ठीक है, 2 स्थायी, 2 अस्थायी एवं स्थायी, ठीक है। याद रखना कि फल तथा सब्जियों को समय के अनुसार सुरक्षित रखने की कितनी विधियां, 2 अस्थायी और 2 स्थायी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, फल एवं सब्जियों में कड़ापन लाने के लिए किससे उपचारित करते हैं, तो इसका याद रखिएगा, चूने के पानी से फल एवं सब्जियों में कड़ापन लाने के लिए उससे उपचारित करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके एक और, मतलब जो सत्य सत्य उस पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, पहला, अंगूर का प्रासरण एक मौसम पुरानी कर्तनों से करते हैं, तो जो अंगूर का जो प्रासरण एक मौसम पुरानी कर्तनों से करते हैं, सत्य, ठीक है, सही बात है, ये सेंसर सत्य हो जाएगा। जो अंगूर का जो प्रासरण है वह एक पुरानी कर्तनों से करते हैं। दूसरा, अश्वगंधा व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत आता है, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है, अश्वगंधा व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा, पुदीना औषधीय फसलों के अंतर्गत आता है, ये बात भी गलत है, ये भी पुदीना औषधीय फसलों के अंतर्गत नहीं आता। गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट होती है, तो ये बात सत्य है, ठीक है। याद रखने का, जो कि गंटर जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी है, 66 फीट होती है। अम्बत्या जरीब की लंबाई 100 फीट होती है, ये बात भी सत्य है, ठीक है, ये बात भी सत्य है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट है, तो ये बात भी सत्य है। तो याद रखिएगा, गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट, अभियंता जरीब की 100 फीट, रेवेन्यू जरीब की 33 फीट, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है खरपतवारों द्वारा फसलों की हानि होती है, तो आपको याद रखना है खरपतवारों द्वारा फसलों की हानि होती है, जितने प्रतिशत आपको पास होने के लिए लाने पड़ते हैं उतना प्रतिशत यहाँ खरपतवारों द्वारा फसलों की हानि होती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 33%। याद रखना, खरपतवारों द्वारा फसलों की हानि कितनी होती है, 33%, कितनी होती है, 33%, ठीक है, डी वाला 33%। खरपतवार द्वारा फसलों की हानि होती है 33%। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर खरपतवार द्वारा फसलों की हानि तो हो गई, खरपतवार की परिभाषा कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या, खेरा रोग का कारण है, तो खेरा रोग का जो कारण है वो क्या हो जाएगा, तो खेरा रोग का जो कारण है वो जस्ता की कमी, जस्ता बोले जिंक की जो कमी होती है उसके कारण खेरा रोग होता है, ठीक है। उसके बाद बथुआ का वानस्पतिक नाम कितनी बार पढ़ाना पड़ेगा आपको, बथुआ का वानस्पतिक नाम, तो बथुआ का वानस्पतिक नाम हो जाएगा चीनीपोडियम अल्बम, क्या हो जाएगा, चीनी बोल रहा था, चीनोपोडियम अल्बम, क्या हो जाएगा, बथुआ का वानस्पतिक नाम चीनोपोडियम अल्बम। उसके बाद धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी 2020 के पेपर में बताया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24D। पूछा गया था कि 2022 के पेपर में पूछा गया था कि 24D का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसमें आपको खरपतवार बताना था। यहाँ पर धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है 24D, ठीक है। हल्दी का मूल स्थान, तो अपना प्यारा इंडिया भारत, ठीक है, हल्दी का मूल स्थान
भारत। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? तो प्रश्न नंबर 2 है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मशरूम उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान है वो कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। याद रखना, मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, याद रखोगे लोग। उसके बाद दूसरा एगेरिकस बायोस्पर्स, ये भी 2-3 बार हो चुका हो पढ़ाते हुए, ऐसे तो बहुत बार पढ़ा है। यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था, उसी में 3-4 पेपर आपका, यहाँ पर 4 पेपर हल करवाए, उसमें 3-4 बार पूछ लिया उसने एगेरिकस बायोस्पर्स। तो यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा सफेद बटन मशरूम। तो याद रखिएगा, आपके एग्रीकल्चर के पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको याद करना है। उसके बाद तीसरा क्या, मशरूम में डाई बबल रोग का खालिस्तान रोगजनक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए मशरूम से ही तीनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिसिलियम फंजीकोला। क्या हो जाएगा? वर्टिसिलियम फंजीकोला, जो कि मशरूम में डाई बबल रोग का रोगजनक होता है। चौथा क्या है, अंगूर का वनस्पति का नाम विटिस वेनिफेरा। अब यहाँ पर बताया था अंगूर का कुल विटिसी, और अंगूर किससे संबंधित है? वेटिकल्चर से। और अंगूर का वनस्पति का नाम विटिसी वेनिफेरा। ठीक है, तो वी बहुत फेमस है अंगूर में। फिर वज की फसल की उपज कितनी होती है? 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? वज फसल की जो उपज होती है वो 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो नोट कर लो। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या, सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सफेद मूसली एक केंद्रीय फसल है। तो बात तो सत्य है, सफेद मूसली एक केंद्रीय फसल है, तो ये आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पुदीना की खेती के लिए, दूसरा है पुदीना की खेती के लिए भूमि का पीएच 6.5 से 8.0 के बीच होना चाहिए। ये बात भी सत्य है। ठीक है, याद रखोगे। क्या, घास की जड़ें स्पंजी प्रकार की होती है? सत्य। ठीक है, पुदीना का कुल ग्रेमनीय नहीं। क्या होता है पुदीना का? पुदीना कौन से कुल का पौधा है? तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। फिर क्या, सोडियम मेटा बाइसल्फेट कीटनाशक है? ये बात भी असत्य है। ठीक है, ठीक, नोट करो। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्या है, CFTRI। क्या है? CFTRI। तो इसका मिलान आपको करना है मैसूर से। ठीक है, CFTR का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। क्या है? CFTR का जो आई है, क्या बोल रहा हूँ मैं, CFTRI का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। इसका जो यहाँ पर मिलान करना आपको मैसूर से। ठीक है, उसके बाद साख समितियाँ। तो साख समितियाँ क्या हो जाएगी? केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या हो जाएगी? केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, 10 वर्ग गंटर्स करीब, सॉरी जरी। तो इसका मिलान तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसका मिलान करने का किस तरह से है। तो तीसरे का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 1 एकड़। रेवेन्यू चेन की लंबाई, तो रेवेन्यू चेन की लंबाई होती है 33 फीट, और इंजीनियर्स चेन की जो लंबाई होती है वो 100 फीट। ठीक है, नोट कर लो, ये याद रख लेगा। चैप्टर क्या, अध्याय 1 जल निकास। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जल निकास से आप क्या समझते हो। अब आपका चैप्टर का नाम ही जल निकास है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल निकास से आप क्या समझते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पर याद करना होगा जल निकास से आप क्या समझते हो, इसका महत्व बताइए। तो जल निकास क्या होता है? फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। बहुत ही सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसका महत्व या लाभ क्या है? तो इससे भूमि की जो भौतिक दशा वो सुधरती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भूमि की भौतिक दशा वो सुधरती है। दूसरा क्या है, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। तीसरा क्या है, भूमि का जो तापमान अनुकूल रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। और चौथा है, मृदा में जो किसी के जल की मात्रा में वृद्धि होती है। और पांचवा, भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बची रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास की कोई 4 आवश्यकता बताना है। तो यहाँ पर आप जल निकास की जो 4 आवश्यकता है, जो यूँ कहिए कि जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं आपको पढ़कर नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर बाद में हम जो आपके अर्धवार्षिक पेपर के बाद में हम फुल डिटेल चैप्टर वाइज हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो अभी पढ़ लीजिएगा, बाद में हम अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जल निकास की 4 आवश्यकता के जो प्रमुख कारण है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 5 कारण दिए गए, जिसमें जो आपको 4 सरल लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, सरल तो सभी, आपको जो आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, जल निकास की परिभाषा मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। जल निकास की कोई 3 प्रणालियों को समझाइए। तो जल निकास की जो परिभाषा तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। जल निकास की प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित है। पहली प्रणाली क्या है, प्राकृतिक प्रणाली। इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ जड़ेगी
क्या है, बदलती रहती है एवं अंत मुख्य नाली द्वारा, तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। दूसरी क्या है, हेरिंग बोन प्रणाली, और तीसरी है गेरी ड्यूरॉन प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंचाई और जल निकास में यहाँ पर अंतर दिया गया। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई आप यहाँ पर देख सकते हो, खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल निकास, खेत से अनावश्यक पानी निकालना जल निकास कहलाता है। अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्या है, सिंचाई हेतु नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती है, जबकि जल निकास में फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 अंतर दिए गए, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास में आपको नालियों में अंतर याद करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है आपको। तो पृष्ठ नालियाँ, यूं कहे कि पृष्ठीय नालियाँ और भूमिगत नालियाँ में यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 8 अंतर दिए गए, जो 5 सरल लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करना है। तो पहला है, आप यहाँ देख सकते हो, भूमि का ढाल। दूसरा, भूमि की किस्म। यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप पेपर में लिख कर आ जाओगे तो आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो कॉपी चेक करने वाला, वो आपका नंबर काट ही नहीं सकता है। ठीक है, नंबर मतलब वो उसके पास नंबर काटने का वजह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या, भूमि की कीमत। चौथा, अनावश्यक जल की मात्रा। बस आप 4 याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है पादप पोषण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पादप पोषण की परिभाषा तथा पादप पोषक तत्व की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आपकी परीक्षा दिन उठाकर देखोगे तो ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। तो पादप पोषण की परिभाषा क्या है, तो प्राय सभी पौधे जल एवं अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि में ये अकार्बनिक तत्व खनिज के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज तत्व या पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तथा उनके पोषण को खनिज पोषण या पादप पोषण कहते हैं। ठीक है, खनिज तत्व या पोषक तत्व एक ही बात है, खनिज पोषण को या पादप पोषण को एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये सॉरी, हाँ यही है, इसकी है ना, क्या है, सॉरी क्या बात, क्या है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी। यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, परिभाषा बताया। पोषक तत्व की अनिवार्यता की 3 कसौटी आप यहाँ पर दी गई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की निम्नलिखित कसौटियां बताई। ये 3 कसौटी मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन 3 कसौटी मतलब चाहकर भी, भूल कर भी, या यूं कहो कुछ भी करके, लेकिन इसे याद तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, रटो समझो याद करो कुछ भी करो, लेकिन जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति, ये तत्व है। ठीक है, पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 कारण, 3 साधन लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से, पहला है खाद एवं उर्वरक द्वारा, दूसरा फसलों के अवशेषों द्वारा, तीसरा दलहनी फसलों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लो। उसके बाद आपको जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के प्रमुख कारण, पहला क्या, फसलों द्वारा पोषक तत्वों की भूमि से ग्रहण करना, दूसरा भूमि कटाव द्वारा, तीसरा खरपतवारों द्वारा। ठीक है, नोट करो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, पौधों में नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इन 3 चैप्टरों में यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो जरूर नोट कर लीजिएगा, और अथवा में हो सकता है कि दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो नोट करो फटाफट ये वाला क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आप मेरे को तीनों से पूछे, ऐसे तो मैं कहूँगा कि तीनों तैयार करो, लेकिन अगर आप पूछो कि फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन में कौन सा याद करें, तो नाइट्रोजन वाला मैं आपको पहली वरीयता में नाइट्रोजन वालों को ही दूंगा, तो जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण, अभी मैंने बताया, बहुत ही सरल है। क्या होगा अगर फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा, आप ही सोचो, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। नाइट्रोजन में भी यही हो सकता है, नाइट्रोजन में भी यही बात आती है कि पौधों की वृद्धि रुक जाती है। वही है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कमी है तो फिर वही बात आएगी ना। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने पौधों में पोटास की कमी के, वही है, नाइट्रोजन वाला ही है, इसमें भी वही है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है खाद, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में अंतर। 2024 का आपका जो वार्षिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो क्या है कंपोस्ट,
तो पहला पौधों के अवशेषों पदार्थ, अभी यहाँ पर उनकी परिभाषा है, पहला जो अंतर है वो परिभाषा के आधार पर ही है। अभी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अगर आपको अंतर लिखना है तो उनकी विशेषताओं के आधार पर लिखोगे, या तो उनकी परिभाषा दे दो या तो उनकी विशेषता बता दो। तो पहला अंतर तो आप उनकी परिभाषा से ही दे दोगे। और ये हो सकता है कि कल आपके एग्जाम में पूछ रहे कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख कर आ जाओगे। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हो, आप ये परिभाषा लिख कर आ सकते हो। वर्मी कंपोस्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता कम होती है, अब यहाँ पर कंपोस्ट इसकी कम है तो इसकी क्या होगी, कंपोस्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। अब क्या इसमें कौन सी, मतलब आप यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाओगे कि सर ये याद नहीं हो रहा, बहुत ही सरल है, परिभाषा तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं आप कह सकते सर हमको तो बिना पढ़े टॉप करना, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखे, तो आपको खाद एवं उर्वरक में अंतर याद करना है। तो खाद और उर्वरक या यूं कहे जीवाश्म खाद और रासायनिक खाद में अंतर, 5 अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है तो कर ही लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। हरी खाद, केचुआ खाद, नाटेप खाद की परिभाषा। हरी खाद, केचुआ खाद, अभी वर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद एक ही बात है। और याद रखिएगा, अभी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये केचुआ खाद है, यहाँ पर बताओ किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद नाटेप खाद है, इसकी परिभाषा याद करना है। हरी खाद के महत्व, अभी मैंने आपको हरी खाद की जो महत्व परिभाषा बताई, अब यहाँ पर परिभाषा डबल बता रहा हूँ, अब महत्व याद रखिएगा। ऐसा मतलब मैंने यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आपको पूछ ले कि हरी खाद के महत्व बताए, तो आपके अगर पास टाइम है तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है, परिभाषा लिखोगे उसके बाद महत्व लिखोगे, लेकिन नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट उसके महत्व लिखो, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा वो लिखो, ठीक है। जैविक खाद किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व लिखिए, जैविक खाद की परिभाषा बता रहा हूँ और इसके महत्व बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा चैप्टर है उर्वरक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उर्वरक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये चैप्टर का नाम ही उर्वरक है, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके मतलब उर्वरक के बारे में आप इसके अंदर सभी चीज़, मतलब उर्वरक क्या होता है, इसके प्रकार पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें पहले उर्वरक के बारे में पता होना चाहिए, इसका वर्गीकरण बताना है। तो उर्वरक क्या है, उर्वरक वे पदार्थ है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कारखाने में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक अथवा अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ठीक है, आपने देखा होगा यूरिया, डीपी, फास्फोरस, ये सभी क्या उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं इनको। अब यहाँ पर देख सकते हो उनके वर्गीकरण क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटास उर्वरक, जटिल उर्वरक। अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे, आपके घर में खेती करते होगे, तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नत्रजनीय मतलब नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के 4 नाम एवं उनके नत्रजन की प्रतिशत मात्रा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, फार्मल्डिहाइड कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर दिया गया, नोट करो, ठीक है। उनके जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। पूछा जाता है अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन होता है, तो क्या होता है 20.6%, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा सिंगल क्या है सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो ये देखिए आप, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई, नोट करो, नोट करो। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हो, इनका महत्व लिखिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जैव उर्वरक किसे कहते हैं और जैव उर्वरक के महत्व को, लाभ को, एक ही बात है, ठीक है, नोट करो। पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो पोटेशियम क्लोराइड में 60% तथा पोटेशियम सल्फेट में 48%। 2024 का आपका जो वार्षिक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। मिश्रित तथा यौगिक उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए, ये भी पूछा गया था। तो मिश्रित उर्वरक और क्या जटिल उर्वरक, या यूं कहे कि यौगिक उर्वरक में अंतर, तो केवल 2 अंतर है, याद कर लीजिएगा। 4, मतलब इसमें दीर्घ उत्तर प्रश्न आ रहा है तो 4 याद करना पड़ेगा। बेसल ड्रेसिंग तथा टॉप ड्रेसिंग में कोई 2 अंतर, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में अंतर है, ठीक है, नोट करो। टाइपिंग मिस्टेक, ये 5वां चैप्टर है, टाइपर, टाइपिंग, टाइपर भाई क्या कर रहे हो। तो ये आपका 5वां चैप्टर है पोष संरक्षण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, खरपतवारों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवारों की प्रमुख विशेषता आपको याद करना है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार की परिभाषा यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर आप 11वीं में पढ़े होगे, यहाँ पर मैंने 11वीं भी पढ़ाई थी, तो अगर आप 11वीं में ये था खरपतवार की परिभाषा, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पर रखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उसके बाद यहाँ पर खरपतवारों से होने वाली हानियाँ लिखे। तो खरपतवार से क्या क्या हानियाँ हैं तो आप देख सकते हो, नोट कर लीजिए। जो आपको चार सरल लगे, जैसे कि खरपतवारों के बीच फसलों के बीच की किस्म को खराब कर देते हैं, खरपतवारों के बीच मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, खरपतवारों से सिंचाई की नालियों में जल की हानि होती है, खरपतवार फसलों के रोग एवं कीटों का आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है। तीसरा, फसल के संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक खरपतवार, संबंधित खरपतवार, रोगी खरपतवार, और ये पूछा जाता है कि परिभाषा पूछ लेता है वो कभी कभी कि वास्तविक खरपतवार किसे कहते हैं, संबंधित खरपतवार किसे कहते हैं, रोगी खरपतवार किसे कहते हैं, या तो पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये नाम देखिए खरपतवार, जैसे कि वास्तविक होगा, संबंधित हो गए, इनका नाम देखकर आपको बोलेगा कि इनकी परिभाषा लिखो। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। किन्हीं निंदनाशकों के नाम लिखिए। तो 2,4-D डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। खरपतवारों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकरण लिखिए। तो वहां पर मैंने आपको फसलों के आधार पर बताया था, अब यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर बता रहा हूँ। तो 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि बहुत बार आपको पूछा होगा कि बथुआ क्या है, बथुआ किस, मतलब क्या बोल सकते कि जीवन चक्र के आधार पर बथुआ किस, या यूं कहे कि 1 वर्षीय खरपतवार का उदाहरण लिखे। तो बथुआ, या यूं पूछ सकता है कि बथुआ जो है किस खरपतवार का वर्गीकरण है। ठीक है, मतलब किस, आप कौन से वर्गीकरण में से रख सकते हो। ठीक है, समझो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। क्या, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बीज पत्री खरपतवार, द्विबीजीय खरपतवार, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो छठवां चैप्टर है पौध संरक्षण पार्ट 2, इसमें मैं आपको जो पौध संरक्षण पार्ट 1 जो आपका 5वां चैप्टर है, आपका जो छठवां चैप्टर है उसमें जो पहला क्वेश्चन तय करना है, कपास के 2 हानिकारक कीटों के साधारण नाम एवं के वैज्ञानिक नाम लिखे। तो कपास के जो 2 हानिकारक जो कीट है, गुलाबी कीड़ा और तना छेदक, अब इनके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गुलाबी कीड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला, और जो तना छेदक उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्पिनोपेट्रा गोसिप। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो गेहूं की फसल में के लिए 2 रोगों के नाम लिखे। तो आप देख सकते हो, पहली है क्या है, क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू, और रोगजनक कौन है, एरिसाइफी ग्रेमनिस, और दूसरा है लूज स्पॉट, और रोग जो जनक है वो क्या है, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई। ठीक है, नोट करो। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, गन्ने के 2 प्रमुख रोगों एवं 2 कीटों के नाम। तो पहला रोग है आप देख सकते हो लाल सड़न, और दूसरा है कुंडवा, और कीट की बात करें तो पायरेला और तना भेदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैगन की फसल के 2 प्रमुख कीटों तथा रोगों के नाम बताना। तो पहला कीट क्या है, बैगन का हड्डा, दूसरा है बैगन का तना और फल छेदक, और रोग की बात करें तो पहला है फल विलगन और दूसरा है छोटी पत्ती रोग। ठीक है। उसके बाद आपको जो 5वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 कीटनाशकों के नाम लिखिए। तो पहला है DDT और दूसरा है BSC। इन दोनों का फुल फॉर्म फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। इनका फुल फॉर्म जो है फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। तो आपका अध्याय 7 क्या है, फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 1। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो यहाँ पर जो वानस्पतिक नाम हो गया, उसका जो कुल हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया, उन्नत किस्में हो गया, और भूमि संबंधित आवश्यकता हो गया, उर्वरक हो गया, बीज की मात्रा, डोपक विधि, खरपतवार, ये तो छोड़ सकते हो। ठीक है। और रोग और कीट, तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके आधार पर इसको तैयार कर लीजिएगा। वानस्पतिक नाम 100% पूछेगा, कुल 100% पूछेगा, उत्पत्ति स्थान कभी पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद जो 2 कीट और जो रोग होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछता ही पूछता है। ठीक है। और भूमि पूछ लेता है, तो नोट करो। उसी प्रकार आपको सोयाबीन की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। तो सोयाबीन आपको यहाँ पर उसका वानस्पतिक, उसका नाम, उसकी उत्पत्ति स्थान, उसकी जलवायु, भूमि, रोग, कीट सभी याद करना है। अब ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप उनको पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार नजर घुमा लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अरहर की फसल का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो वानस्पतिक नाम हो गया, सभी का बता रहा हूँ, वानस्पतिक नाम हो गया, कुल हो गया, और जो रोग हो गया, और ये जो कीट है और भूमि, थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, इनको मतलब याद करना ही है। ठीक है। अरहर का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, जन्म स्थल। मूंग की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए, नोट करो।
उड़द की खेती का निम्नलिखित मतलब उड़द की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पे कीजिए। वानस्पतिक नाम, परिवार या कुल, उत्पत्ति स्थान, उसके बाद जो 2 रोगों के नाम और कीट वीट देख लेना। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 2, अब यही भी है। अब यहाँ पर मैं ही क्या कर सकता हूँ कि सर आप इतने बड़े क्वेश्चन बता रहे हो। अब यार बेटा बताना तो पड़ेगा यार, आएंगे तो सही वो। गन्ने की जो खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। मिस्टेक है। वनस्पति के नाम हो गया, ये याद कर लीजिएगा। जन्म स्थान हो गया, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं जो बता रहा हूँ वो तो याद करना ही पड़ेगा। फसलों में लगने वाले 2 रोगों के नाम, ठीक है। गन्ने की पेड़ी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लाभ और 2 हानियां बताना है। सॉरी यहाँ पर बोला नहीं, लेकिन इसके लाभ और हानियां बताना। तो गन्ने की पेड़ी क्या होता है, गन्ने की बोई फसल की कटाई के बाद उसी खेती में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, इन पौधों से गन्ने की जो फसल तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गन्ने को बो दिया, फिर गन्ने को काट लिया, लेकिन ऐसा कुछ रहता है कि उसमें जो गन्ने के जो मतलब पहले से उसकी जो जड़ रहती है वो नए पौधे तैयार होते हैं, ठीक है। तो इन पौधों से गन्ने की जो फसलें तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। इसके लाभ यहाँ पर बताए गए, इसकी हानि भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा। इसकी हानियाँ हैं, नोट करो। उसी प्रकार चने की खेती के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो इनका आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान, उन्नत किस्में, सभी रोग, कीट वीट सब बताना है, ठीक है। अब वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मटर की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। उसके बाद अध्याय 9 मशरूम की खेती। उसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मशरूम किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशरूम से आप क्या समझते हो, तो वर्षा ऋतु में कूड़े के ढेर, आपने वो छत्ता नामक देखा है, छतरी, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है पर अपने छतरी नुमा आकार के सफ़ेद, भूरे, पीले रंग के फुफद उगते हुए दिखाई देते होंगे, जिन्हें मशरूम कहते हैं। वर्षा ऋतु मतलब ये जो बारिश वारिश होती है, तो आपने देखा होगा ये जो कूड़े के ढेर पर छतरी नुमा एक, उसे ही मशरूम कहते हैं, ठीक है। मशरूम कितने प्रकार का होता है, तो मशरूम जो है 4 प्रकार का होता है। श्वेत बटन और आयरोस्टर मशरूम तथा पीड्रिस्ट मशरूम, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है, एगरिकस बायोस्पोरस। क्या है, स्पन की परिभाषा लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया, नोट करो। फिर 10वां चैप्टर है अलंकृत बागवानी। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अलंकृत बागवानी के महत्व। अलंकृत बागवानी क्या होती है, सभी लोग कमेंट करके बताओगे। उसके बाद अलंकृत बागवानी के महत्व क्या है, तो अलंकृत उद्यान में विभिन्न प्रकार के फलों को उगाकर उनमें तैयार तेल, सेंट आदि बेचकर आर्थिक लाभ होता है। शोभाकारी उद्यान मन बहलाने का उत्तम स्थान है। यहाँ कुछ देर बैठने मात्र से ही मानसिक सुकून मिलता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए, नोट करो। अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सुझाव या उपाय दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, नोट कर लीजिए। भारत के प्रमुख शोभाकारी उद्यान के नाम एवं उनके स्थान। तो पूछा जाता है कि वृंदावन गार्डन का है, तो वृंदावन गार्डन का है मैसूर। मुगल गार्डन दिल्ली का है, दुगली, मुगल दिल्ली से रेट कर सकते हो। शालीमार गार्डन श्रीनगर। बोटनिकल गार्डन ऊटी का है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये ऊटी का है, ठीक है। बता दूं, नहीं आप बताओ, ठीक है। 11वीं में भी था ये। क्या है फिर, क्या गुलदाउदी एवं केली के वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए। तो गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम यहाँ पर बताया गया है, कुल भी बताया गया है, केली का वानस्पतिक नाम भी बताया गया है, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताओ किन्हीं 2 फूलदार वृक्षों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम। तो गुलमोहर और क्या है, अमलतास। किन्हीं 3 वायुवृत्ति अथवा छायादार झाड़ियों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम। तो बांस, क्या है, बांस का बेम्बूसा स्पी, पॉपुलस स्पी, फरास, क्या है, टेम्ब्रिक्स आर्टिकुल्टा। और आपका जो 11वां चैप्टर है हरियाली, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आदर्श मतलब उत्तम नियोजित हरियाली की आपको यहाँ पर प्रमुख विशेषता आपको याद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आदर्श हरियाली की जो विशेषता है क्या है, एक आदर्श हरियाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है, हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पूछ सकता है कि हरियाली की आपको यहाँ पर विशेषता बताए, तो आपको यहाँ पर हरियाली की मैं आपको कितनी 2 विशेषता बता रहा हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा। हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण
धारण किए हो, और दूसरा नंगे पैर हरियाली पर चलने पर उसमें चुभन नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो मुलायम हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हरियाली मुलायम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मतलब इसी यहाँ पर हरियाली की विशेषता है, जैसे कि 2 बता चुका हूँ। उसके बाद तीसरी क्या है, हरियाली की कटिंग करने के बाद वो शीघ्र ही वृद्धि करके चारों ओर फैल जाए। हरियाली में खरपतवार नहीं होनी चाहिए। हरियाली के अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए। हरियाली की घास ऐसी होनी चाहिए जिस पर गर्मी, शीत तथा रोगों का कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात वो सदा एक जैसी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप हरियाली की विशेषता आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि हरियाली लगाने के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या हो। अगर आपको पूछे हरियाली लगाने के लाभ लिखिए, हरियाली लगाने के उद्देश्य लिखिए, हरियाली लगाने के महत्व लिखिए, तो आपको यही आंसर लिखकर आना है। तो आप देख सकते हो हरियाली लगाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला, उद्यान की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा, खेल के लिए मैदान बनाने के लिए। तीसरा, मनोरंजन एवं आनंद की अनुभूति के लिए। और चौथा है पार्कों एवं वानस्पतिक उद्यान के लिए। अब आप ही बताइए कि इतने सरल से आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपने इस बार इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद होगा या नहीं होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही यहाँ पर उसके साथ सरल सरल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। उसके बाद तीसरा क्या, हरियाली मतलब जैसे कि लॉन विकसित करने के लिए घास को चयन करते समय ध्यान देने योग्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से बिंदु है। घास अधिक व अति शीघ्र फैलने वाली हो और घास पूरे साल हरी होने वाली हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नोट कर लो। ठीक है, घास में किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना आए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर हरियाली की परिभाषा तथा लगाने की 2 विधि बताना है। तो हरियाली क्या होती है, तो अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र हरियाली कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको लगाने की विधियाँ बताई गई है। तो पहली विधि क्या है, बीज द्वारा। ठीक है, और दूसरी है टुकड़ों का लेप करना। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर डिबलिंग एवं आपको ट्रिपिंग में अंतर याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिबलिंग एवं ट्रिपिंग में अंतर। आप देख सकते हो इसमें घास के तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोपा जाता है। तो आप इसमें 2 अंतर यहाँ पर नोट करो फटाफट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो 12वां चैप्टर है पोष संरक्षण की विधियाँ, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है लैंगिक प्रसारण, जैसे कि बीज प्रवर्धन तथा वानस्पतिक प्रसारण में कोई 4 अंतर। अब यहाँ पर मैं आपको लैंगिक प्रसारण तथा वानस्पतिक प्रसारण में जो अंतर बताऊंगा, अगर आपने यहाँ पर इसको अंतर याद कर लिया, मतलब अब यहाँ पर लैंगिक प्रवर्धन की आपको विशेषता भी याद हो जाएगी और अलैंगिक प्रवर्धन की विशेषता भी याद हो जाएगा, अंतर भी याद हो जाएगा, विशेषता भी याद हो जाएगी। ठीक है, किसी भी 2 चीज़ों की वजह अगर आप अंतर बताते हो तो उनकी विशेषताओं के आधार पर ही तो बताते हो। तो अगर आप इन बीच के अंतर याद कर लोगे तो आपको विशेषता भी याद हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर कर्तन तथा दाब कलम में अंतर याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको कर्तन तथा दाब में आपको जो अंतर याद करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कर्तन तथा दाब कलम में अगर आप इसे अंतर याद कर लोगे और ये अगर आप अंतर याद कर लोगे तो विशेषता भी आपको याद हो जाएगी, जैसे कि अभी को पहले बताया मैंने, तो याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको इंचार्जिंग तथा ग्राफ्टिंग में अंतर लिखिए। तो ये वाले चैप्टर से आपको अंतर याद करके जाना है और अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार जरूर कीजिएगा। 4 अंतर है, नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वानस्पतिक प्रसरण के आपको अवगुण या यूं कहिए कि हानियाँ, दोष आपको बताना है। तो आप देख सकते हो जैसे कि पहला क्या, पौधे का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। वानस्पतिक प्रसारण की बात कर रहा है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपका जो 13वां चैप्टर है फलों की खेती पार्ट 1, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन याद करना है तलवर शक्कर तथा जल शक्कर की परिभाषा आपको यहाँ पर बताना है। तो केले की जड़ से निकले हुए शक्कर जिनकी पत्तियों का आकार तलवर की तरह होता है, जिस तथा वे कम चौड़ी होती है, तलवर शक्कर कहलाती है। इनसे तैयार पौधे मजबूत एवं अधिक फल देने वाले होते हैं। वही ऐसे शक्कर जिनकी पत्तियां चौड़ी तथा कमजोर होती है जल शक्कर कहलाते हैं। इन्हें प्राय नए पौधे तैयार करने के लिए काम में लाया जाता है क्योंकि इनमें फल कम लगते हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर अंगूर की लताओं की काट छांट एवं ट्रेनिंग की किन्हीं 5 विधियों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो आप देख सकते हो पिछले साल पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर निफिन एक सहारे पर सीधने की विधि, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट करो। अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर समझाने बैठूँ। उसके बाद हेड प्रणाली, और हेड प्रणाली तो सभी को पता ही है, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड को अच्छे से विकेट किया है। ठीक है, अपनी टीम इंडिया फाइनल में है, तो टीम इंडिया के लिए एक लाइक और कमेंट बनता है। फटाफट यहाँ पर टीम इंडिया के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, हेड को विकेट किया था लेकिन ये हेड दूसरा है। ठीक है, हेड प्रणाली, हेड को किसने विकेट किया था इस बार?
ये प्रणाली एक सहारे पर सिधाने की विधि से मिलती जुलती है। इसमें लताओं की लंबाई 55 से 120 सेंटीमीटर रखी जाती है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर टेनिंग और कोडन प्रणाली और पंडाल प्रणाली, ठीक है, पंडाल प्रणाली, ठीक है, नोट करो। उसके बाद पपेन किसे कहते हैं, तो पपीते के कच्चे फलों से दूध निकालकर एवं उसे सुखाकर जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहते हैं, मतलब पपेन कहलाता है, ठीक है। सरल है, पढ़ लीजिएगा। पपेन का आपको यहाँ पर उपयोग बताना है, तो चमड़ा पकाने के लिए पपेन का उपयोग करता है, मांस को मुलायम करने अथवा गलाने के लिए, ऊनी कपड़ों को प्रोसेसिंग के लिए। तो सभी 8 यहाँ है, उसमें से जो 5 अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूँ जो कि आपको तैयार करना है। तो पहला वानस्पतिक, मैं यहाँ पर आपको 5-6 यहाँ पर जो 2-3 तो बताऊंगा, तो वो आपको याद रखिएगा। वानस्पतिक नाम, 100% अंगूर का वानस्पतिक नाम को पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, खालिस्तान में आ सकता है, रेगिस्तान में आ सकता है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसमें आ ही सकता है। कुल आपको पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ याद रखना। उत्पत्ति स्थान आपको पता होना चाहिए, इसकी जो प्रमुख जाति वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, इसमें कीट और रोग का पता होना चाहिए। उपज, फिर आपको यहाँ पर प्रजाति का आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर अंगूर का आर्थिक महत्व पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है बाकी पॉइंट एक बार पढ़ सकते हो। तो अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, विटिस विनिफेरा। फटाफट यहाँ पर कमेंट करो। कुल की बात करें तो व्हाइट टेसी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान रूस का जो ओर्मुनिया क्षेत्र है उसमें अंगूर पाया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रमुख जातियाँ यहाँ पर बताई गई, अच्छे से यहाँ पर मैंने आपके नोट्स बनाए, तो ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर पढ़ो इसको, ठीक है। ये फूलने और फलने का समय आपको पता होना चाहिए, और ये कौन से मतलब यहाँ पर क्या, ठीक है, नोट करो। उसी प्रकार आपको यहाँ पर केले की खेती का वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, मूसा सेपिएंटम, और जो कुल है कुल म्यूनसी, ठीक है। नोट करो, तो नोट करो, ठीक है। मैं आपको बताते जाता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ, नोट करते जाइएगा। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, मलाया प्रदेश तथा पूर्वी द्वीप समूह माने जाते हैं, नोट करो। उसी प्रकार आपको पपीते की खेती का आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। वानस्पतिक नाम बताना है, उत्पत्ति स्थान हो गया, जलवायु हो गया, कुल हो गया, ठीक है, नोट करो। बस इसी चैप्टर, मतलब ये अब ये जो ये वाले क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए ये इतने बड़े आपको लग रहा होगा कि सर इतने बड़े क्यों, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आपने सरल नोट्स बनाए तो उसमें भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये मैं आपको बता रहा हूँ वही याद करना है। आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, वही इसमें सभी पॉइंट थोड़ी याद करना है, मैंने आपको बता दिया कौन सा याद करना है। अब आपका जो फलों की खेती है, आपका जो इसमें आपको देखना है आम की खेती, तो आम की खेती का वर्णन भी आपको वानस्पतिक नाम, आपका वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका सभी को पता है। कुल आपको पता होना चाहिए एनाकॉर्डिसी, इसकी जलवायु पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या याद कर लेना चाहिए, इसका कीट याद कर लीजिएगा, रोग एवं रोकथाम याद कर लीजिएगा, उपज याद कर लीजिएगा, महत्व याद कर लीजिएगा, प्रमुख किस्में याद कर लीजिएगा, किस्में देख लीजिएगा इसका, ठीक है। आम की जो किस्में है वो देख लीजिएगा, ठीक है। आम की जो किस्में है वो देख लीजिएगा, इसमें पूरे आंसर नहीं दिए गए। उसी प्रकार आपको अमरूद की खेती का आपको देख लेना है। आंवला की खेती का देख लेना है। नींबू प्रजाति, नींबू प्रजाति के 5 पौधों के नाम और वानस्पतिक नाम को याद रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है, नींबू, संतरा, महानींबू, लेमन और माल्टा। ये क्या है, नींबू प्रजाति के पौधे हैं। अब इनके आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि मौसमी या यूं कहे कि मालिया, इसका वानस्पतिक नाम याद रखना है। संतरा का याद रखना है, चकोतरा का याद रखना है, नींबू का रखना है, महानींबू और लेमन, इनका आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आम में एकांतर फलन के कोई 5 आंतरिक महत्वपूर्ण कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आम का एकांतर फलन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिभाषा तो 100% आपको पूछेगा 2 नंबर में, तो जरूर याद रखिएगा। एकांतर फलन, आम के एकांतर फलन से आप क्या समझते हो, तो बहुत से फल, क्या है, बहुत से फल वृक्ष एक ऋतु में भरपूर फल उत्पन्न करते हैं और आगामी ऋतु में या तो बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं तथा बहुत कम फल पैदा करते। वृक्षों के इस स्वभाव को एकांतर फलन कहते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये, अभी इसको रखो,
ठीक है, ये समझो। ये मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये है 2022, क्या है ये 2022, और ये है 23, और ये है 24। तो मान लीजिए कि 22 में आम, यहाँ पर ये पेड़ है, आम का पेड़ है। अब मेरे को पेड़ बनाते नहीं आ रहा, अब तुम मतलब पेड़ में यहाँ पे से बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ये पेड़ समझ जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आम मान लीजिए, यहाँ पर वो आम, यहाँ पर बहुत सारे आम लग गए इस पेड़ पे। ठीक है, बहुत सारे आम लग गए आपके, तो मजे आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला साल है उसमें मतलब बस 2-3 लगे आम, मतलब ज़्यादा आम ही नहीं है। फिर बहुत सारे 2024 में बहुत सारे आम आए। तो ये जो आम है, किसी साल तो बहुत ज़्यादा आम लगते हैं, कि फिर उसके उसके अगले ही साल आम नहीं लग रहे, उसके बाद फिर आम लग रहे। तो यही जो आम का जो ये जो प्रक्रिया, यही एकांतर फलन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एकांतर, इसका अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एकांतर मतलब एक और अंतर। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि बहुत से फल एक वृक्ष में भरपूर फल उत्पन्न करते हैं और आगामी ऋतु में या तो बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं अथवा बहुत कम फल पैदा करते हैं। वृक्षों के इस स्वभाव को एकांतर फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या मतलब स्वभाव है, इसका क्या कारण है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नोट करो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके निवारण के उपाय बताए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नींबू का वानस्पतिक नाम एवं कुल पता होना चाहिए। तो नींबू का जो वानस्पतिक नाम है सिट्रस, और उसका जो कुल है क्या है, रोटेसी, सिट्रस ओरेनेटिफोलिया। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको आपका जो अध्याय 15 है, औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीकी, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, सफेद मूसली का आपको वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए, उसका कुल पता होना चाहिए। तो सफेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम क्या है, कोलोरोफाइटम, क्या है, बोरी विल एनम, और कुल क्या है, लिली एसी। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर हल्दी का वानस्पतिक नाम, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हल्दी का वानस्पतिक नाम कुरकुमा, और कुरकुमा लोंगा, और कुल क्या है, जिंजी बरेसी। ठीक है, इस क्या है, इस बोगल का आपको वानस्पतिक नाम कुल पता होना चाहिए। तो वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो ओटा, और कुल है प्लांटा जेनेसी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वच का वानस्पतिक नाम, तो वच का वानस्पतिक नाम है एकोरस, केलेकमस, और कुल है ओरेसी। ठीक है, अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया, और सोमिनिफेरा, कुल है सोलेनेसी। लहसुन का वानस्पतिक नाम इलियम सेटाइवम, और कुल अमारी लेडेसी। अध्याय 16 व्यवसायीकरण, क्या व्यावसायिक फसलों की खेती, व्यावसायिक फसलों की खेती। तो यहाँ पर पहला पूछा है लेमन घास का आपको वानस्पतिक नाम बताना है। तो लेमन घास का जो वानस्पतिक नाम है सिम्बो पोगान, और फूले कोसो ओसम, तथा कुले पोएसी। ठीक है, रतन ज्योत का आपको वानस्पतिक नाम कुल पता होना चाहिए। तो रतन ज्योत का वानस्पतिक नाम जेठोपा कर्कस, और कुल है योफोब्रियसी। आपको फिर यहाँ पर खस घास का वानस्पतिक नाम कुल बताया गया है। पुदीना का वानस्पतिक नाम कुल बताया गया है। सिंट्रोला घास का वानस्पतिक नाम है कुल बताया गया है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी नोट करो कि सिट्रोनोला घास के किस भाग से तेल निकाला जाता है। तो पत्तियों एवं परोड़ों से। ठीक है, सिट्रल घटक से संबंधित पौधे का नाम लेमन घास। मेथा का कुल लिमेसी। अध्याय 17 फल परीक्षण तकनीकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी तथा स्थायी परीक्षण में आपको अंतर याद रखना है। तो वही बात है कि अब इसका सिद्धांत सिद्धांत परिभाषाएं लिख दो, स्थायी और अस्थायी परीक्षण का आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, ये स्थायी का है, ये अस्थायी का है। ब्लाचिंग क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो आप देख सकते हो डिब्बाबंदी से पहले फलों तथा सब्जियों को उबलते हुए पानी में निर्धारित समय तक डालने की क्रिया को उबलते पानी का उपचार या ब्लाचिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लाभ क्या है। फल नरम तथा मुलायम हो जाते हैं। दूसरा, लसलसे पदार्थ तथा दुर्गंध बाहर निकल जाती है। जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो याद रखिएगा। सुखाना तथा निर्जलीकरण में क्या अंतर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन डायरिंग, और यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन, क्या आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ब्लाचिंग तथा फार्मिंग में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। कैनिंग तथा बोतलिंग में आपको अंतर याद रखना है। अध्याय 18 परिरक्षित एवं तथा उनका विपणन। तो उसमें आपको यहाँ पर आचार की परिभाषा याद रखना है। सरल है, खाद्य पदार्थों का नमक, तेल, सिरका एवं अन्य मसालों के द्वारा परीक्षण कला ही आचार कहलाता है। ठीक है, जैम की परिभाषा, जैम उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं जो फूलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने में तैयार होता है, जिसमें चीनी की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% होती है। मार्मलेड की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवेज की परिभाषा लिखिए।
जेली बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छी जेली के प्रमुख गुण तथा विशेषताओं को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जैम तथा जेली में अंतर लिखिए, तो आप नोट कर सकते हो। जैम फलों के गूदे से तैयार किया जाता है, जेली फलों के रस से बनाई जाती है। तो बहुत ही सरल सरल आंसर है, ठीक है। टमाटर का सॉस या केचप बनाने की विधि पिछले साल पूछा गया था। टमाटर को सॉस बनाते समय आवश्यक सावधानियां। अमरूद की जेली बनाने की विधि को चरणबद्ध कोई 5 बिंदुओं में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। अध्याय 19 कृषि अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारिता से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सहकारिता, एटी हेरिक के अनुसार सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य है जो शुभेच्छा पूर्वक संयुक्त होकर अपनी शक्ति प्रसाधनों अथवा दोनों का उपयोग पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत निजी लाभ या हानि के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसका सिद्धांत भी पूछा जाता है, इसका महत्व तो पूछा हीगा। सहकारिता सामाजिक गुणों के विकास में सहायक है, ये सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। देखो, सहकारिता वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सहकारिता के सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछता नहीं। और अभी आपका जो प्री बोर्ड की अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ था उसमें आपको यही पूछ लिया था कि सहकारिता एक खालिस्तान है, तो सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। तो ये सिद्धांत जरूर याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो क्या स्टार, समझ जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिएगा। कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि अर्थशास्त्र क्या है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के उद्देश्य लिखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि बंधक बैंक से आप क्या समझते हो, लाभ लिखिए। अध्याय 20 लास्ट, भू सर्वेक्षण। तो भू सर्वेक्षण से किसे कहते हैं, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो, लास्ट चैप्टर नोट कर लो आप सभी आंसर, ठीक है। क्षेत्र पुस्तिका किसे कहते हैं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर आप डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो मैं आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से दे देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रूपेश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है बोर्ड एग्जाम स्पेशल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, वो चैनल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाइए और बोर्ड एग्जाम स्पेशल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहेगा। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।